Students, in computer fundamental and programming, we will study about the types of computers we have. इसमें हमारे पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। देखिए, साइज़ के अकॉर्डिंग, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उनके स्टोरेज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे वो डिपेंड करेगा कंप्यूटर्स के यूसेज पे और उनकी फंक्शनैलिटीज़ पे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में एनालॉग कंप्यूटर्स आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में प्रोसेस किया जाता है एनालॉग डाटा को। एनालॉग डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है। यहाँ पे जो वेव बनती है वो आपकी यूनिफॉर्म वेव नहीं होती है। जैसे टेम्परेचर हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज, वेट, स्पीड। तो जहाँ पर भी एनालॉग कंप्यूटेशन की जाती है वहाँ पे एनालॉग मशीन्स का यूज़ होता है और ये हमारी एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमें कंटिन्यूस डाटा मिलता रहता है जो कि एक वेरीड फॉर्म में होता है। जैसे प्रेशर बताया आपको, टेम्परेचर है, वोल्टेज है, वेट है, स्पीड है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मिनी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कंप्यूटर्स का यूज़ पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में कोई अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेटर्स हैं हमारे पास में, हमें डाटा को फीड करना है, स्प्रेडशीट्स हैं हमारे पास में, हमें रेज्यूमे बनाना है, हमारे पास में वर्ड अवेलेबल है। तो ये सब पर्सनल यूसेस के लिए होते हैं। यहाँ पर जो भी डाटा आपका यूज़ होता है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है। इन कंप्यूटर का बेसिक पर्पस जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना और एट ए वेरी हाई स्पीड, एट ए वेरी हाई रेट। स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास में हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जैसा कि इसके नेम से ही मुझे पता चल रहा है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के। ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर्स से फास्ट होते हैं। इनकी मेमोरी की बात की जाए या फिर इनके प्रोसेसन की बात की, देखिए प्रोसेसन जो होता है वो आपको ये बताता है एक्यूरेसी। इनके एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये भी क्या है, आपकी ज़्यादा होती है इन कंप्यूटर सिस्टम्स में। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी। हमारे पास में एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास में डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास में हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक क्लासिफिकेशन और देखेंगे कंप्यूटर्स का, उनके टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पर। सबसे पहले हमारे पास में सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं। इनके पास में बहुत ही ज़्यादा मेमोरी होती है और इनकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक ह्यूज स्पेस की ज़रूरत होती है। ये फास्टेस्ट हैं, ये मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू पर्सनल कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ईज़िली और फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ हम वेदर फोरकास्टिंग में, सैटेलाइट लॉन्चिंग में, अर्थक्वेक मेजरिंग में देख सकते हैं।
साइंटिफिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। ये विद इन ए सेकेंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, बट अभी भी इनके लिए एक ह्यूज स्पेस रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो इन कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक ह्यूज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू डेस्कटॉप और लैपटॉप। आपने देखा होगा अगर लैपटॉप लेंगे तो यू कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेस्कटॉप भी है तो आपका एक छोटा सा स्पेस में आप उसको मतलब रख सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स के लार्ज लार्ज रूम्स की ज़रूरत होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये लार्ज कैलकुलेशंस को हैंडल कर सकते हैं। देखिए जितने भी आपके कॉमर्शियल सेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की बात करें या फिर हम एजुकेशनल सेक्टर्स की बात करें, लार्ज लार्ज यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया जाता है। बैंकिंग की बात करें तो जो कस्टमर्स हैं उनके डाटाबेस तैयार किया जा सकता है। एजुकेशनल सेक्टर्स की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर उनके डाटा को मेंटेन करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। इनका बेसिक यूज़ है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना और उनको कैलकुलेशंस को हैंडल करना। मेन फ्रेम कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशंस नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जिसको जैसे मैंने डेस्कटॉप का नाम लिया या फिर मैंने लैपटॉप्स का नाम लिया, माइक्रो कंप्यूटर्स इन कंपैरिजन टू सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर इनएक्सपेंसिव होते हैं और यहाँ पर मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट होता है। ये कंप्यूटर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन की स्पीड कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स को भी पर्सनल कंप्यूटर्स कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कहीं पे बिलिंग हो रही है या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं पे कंप्यूटर लैब है आपकी, तो ये यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स यूज जाते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में लास्ट जो कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स की बात करें तो आपने देखा है कि हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल नोटबुक्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, ये सब क्या है, मिनी कंप्यूटर्स है। ये आपके कैरी करने में आसान होते हैं, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप इसको ईजिली ले जा सकते हैं। इन कंपैरिजन टू मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर बहुत ही चीपेस्ट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर दे रिक्वायर ह्यूज स्पेस, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इनका यूज़ होगा। मेन फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में इनका यूज़ किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर्स डेस्कटॉप पीसीज, मिनी कंप्यूटर्स टैबलेट्स या फिर मोबाइल्स एप्लीकेशंस। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अगर कंप्यूटर्स की बात करें तो हमें इनमें बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मैनुअल कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट कंप्यूटर विद इन ए सेकेंड आपका आउटपुट आपको प्रोवाइड करा सकता है। ये हाईली एक्यूरेट होते हैं, प्रेसिशन लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। इनमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल, अगर मैं मोबाइल्स की भी बात करूं तो आजकल इंटरनल स्टोरेज कभी के 64 GB या फिर 128 GB तक आपको देखने को मिल रहा है। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट है। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एक समय में बहुत सारे टास्क को एक साथ में रन करा सकते हैं।
आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर परफॉर्म कर सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन प्रिपेयर योर रेज्यूमे, यू कैन फीड सम एक्सेल डाटा. देखिए हम यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं. मैंने कोई एक्सेल फाइल क्रिएट की, उस पर लॉक लगा दिया. यहाँ पे सारा का सारा वर्क आपका ऑटोमेशन के थ्रू होता है. ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं. रेड्यूस्ड कॉस्ट है. देखिए इन कंपैरिजन टू मैनुअल डाटा फीडिंग, डाटा कैलकुलेशंस, यहाँ पर कॉस्ट भी कम आती है अगर किसी वर्क को ऑटोमेटेड वे में परफॉर्म किया जाएगा. स्टूडेंट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कंप्यूटर से हेल्थ इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं रेगुलरली. अगर आप सिस्टम्स पे बैठे रहेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं. साइबर क्राइम्स भी होते हैं. वायरस और हैकिंग अटैक्स भी आ सकते हैं. इम्प्रॉपर यूज़ जो होता है वो आपका कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. एक क्लासिफिकेशन जो है वो उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे है. दूसरा क्लासिफिकेशन उनकी स्पीड और साइज़ के बेसिस पे है. फंक्शनैलिटी के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड. एनालॉग जहाँ पे डाटा आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे लेकिन वेरिंग हो, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वेट है, स्पीड है, यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाएगा. डिजिटल कंप्यूटर्स की बात की जाए तो डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें कि डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है. हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशंस हैं. इसके बाद में हमारे पास में सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर्स. ये 4 क्लासिफिकेशंस उनके साइज़ के अकॉर्डिंग किए गए हैं. I hope you have understood this lecture. Thank you very much.